ऐसे क्वेश्चन के लिए ना मैं एक ट्रिक बताता हूँ। वैसे तो रीजन क्या होना चाहिए जब कोई, वो एक रीजन तो हमेशा से यही है ना। आप इलेक्ट्रोफाइल 1 पे लगा के देखो, स्टेबिलिटी ऑफ दिस एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी जिसमें ज्यादा होगी। ठीक है, कन्वेंशनल तरीका तो वही है ना कि जब आप इलेक्ट्रोफाइल को 1 पे ऐड करते हो तो वो इलेक्ट्रोफाइल के स्टेबिलिटी जो इंटरमीडिएट बनेंगे, ठीक है ना, उसकी क्या चेक कर लूंगा मैं, फिर इस पे ऐड करके चेक कर लूंगा उसकी स्टेबिलिटी, फिर 3 पे ऐड करके स्टेबिलिटी। तीनों के स्टेबिलिटी में डू यू थिंक जो स्टेबल इंटरमीडिएट होंगे तीनों में, जो मोस्ट स्टेबल होंगे वहां नाइट्रेशन हो जाएगा? तरीका तो यही है ना। यस सर। तो हमेशा से था, रेट के क्वेश्चन में भी, रेट के लिए भी वही बोलते हैं, rate of ESR is directly proportional to stability of rhenium cation intermediate। ऐसा सब में कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप सब में कर सकते हो। बाकी और तो कोई तरीका नहीं है, उससे तो नहीं कर सकते ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग जो अपने पास 3 केस थे, उससे कर सकते हैं क्या? नो। उससे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो रिंग का ही पार्ट है। तो इसके लिए एक तरीका ढूंढा है मैंने। मैं आपको पहले वो शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, फिर वो जो तरीका है इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी वाला, वो तो आप कर ही सकते हो, वो भी बताऊंगा मैं। पहले मुझे बताओ, अगर हमारे पास एनिलीन होता, ठीक है, ये एनिलीन तो जानते हो ना। हाँ सर। अगर ये एनिलीन होता और बेंजीन होता, 3 कंपाउंड है अपने पास, एनिलीन हो गया, एक बेंजीन हो गया, और एक हमारे पास नाइट्रोबेंजीन हो गया। इन तीनों में अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ ESR तो बता सकते हो? 1 2 3। 1 2 3 होगा ना? हाँ पक्का? सर। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें रेट का क्या लेना देना है, और ये कंपाउंड भी अलग ले लिया आपने, यही सोच रहे हो ना। हाँ सर। रेट ऑफ ESR आपने ऐसे 3 कंपाउंड के बता दिए, ठीक है। इससे डिफिकल्ट कंपाउंड हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, NH2 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है और इसका रेट ज्यादा हो जाएगा। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2, ये रेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं, तो इसके भी रेट मैंने पहले बता रखा है, पायरोल पिरिडीन इन सब के रेट बताया था। हाँ सर। पहले रेट के क्वेश्चन में ये तीनों क्वेश्चन आ चुका है, नहीं है? है सर। अब हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं जो क्वेश्चन था अपना। अब हम लोग क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब देखो, ये सब डिस्कशन का फायदा उन्हीं को होगा जो क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। 3 क्वेश्चन था, आप 3 सेकंड भी अगर इस क्वेश्चन पे दिए होंगे, ठीक है, तो काफी था ये, ठीक है। और वो तरीका तो पता ही है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से चेक करते हैं।
अब इसमें भी रेट बता दो, रेट ऑफ ESR। ये कंपाउंड पहले भी आ चुका ना, ये दो आया है ना। क्या होगा इसमें, इन तीनों में? ये दो तो आ ही चुका है ना पहले, बेंजीन और पायरोल आया है ना। हाँ सर। क्या Yes. रेट है? इतना तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये पढ़ा चुका हूँ। इन दोनों में बताओ किसका रेट ज्यादा है। पहले वाले का। पहले। ठीक है, अगर मान के चलो किसी को पहले वाला लॉजिक नहीं पता, तो जो ऊपर का ऑर्डर है वही ऑर्डर यहाँ भी होने वाला है। अब ये दोनों कंपाउंड में पैरेलली क्यों बताया आपको, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये कंपाउंड क्यों बताया गया। कंपैरिजन कर पा रहे हो दोनों को? ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, और ये इसके इक्विवेलेंट, केवल समझने के लिए, ठीक है ना। एक रिलेशन तो मैंने बता दिया ना, दोनों कंपाउंड का जो रेट है वो इसी ऑर्डर में आ रहा है। बोलो। सर। ऊपर वाला लेट से एक क्वेश्चन है रेट का, और नीचे वाला, दोनों के क्या है, रेट बराबर आ रहे हैं। तो हम लोग क्या इसको इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं? बोलो। हाँ कर सर। सकते हो? अगर आप इसको इक्विवेलेंट कंसीडर कर लोगे तो ऊपर वाले कंपाउंड में तो आप पोजीशन इजीली फाइंड कर सकते हो कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. ऊपर वाले में अगर इजीली फाइंड कर सकते हो, अच्छा बेंजीन का तो हमें पता करना नहीं है, हमें पता किसका करना है, पेरिडीन का ना। बोलो, अब बता दो। एनिलीन, ये कंपाउंड क्या है, एनिलीन है। एनिलीन में किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आता है? पैरा 3 पे। 3 पे आता है, और कहाँ आता है? 1 पे। 1 पे। ये सबको समझ आ रहा है, 3 पे और 1 पे आएगा एनिलीन में। यस सर। हाँ सर। अब ये जो पायरोल है उसमें 3 है क्या? नो। नहीं, तो कहाँ आ जाएगा? 1 पे। 1 पे। एक आंसर आ गया। देखो, ये तो ट्रिक हो गया, जिससे हम इस पे NO2 कहाँ लगा देंगे? 1 1 पे। क्या ये बात सबको समझ आई? यस सर। यस सर। उसको उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं हम लोग स्टेबिलिटी से, बट अभी क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। ये वाला समझा दिया मैंने। नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन जैसा ही, नाइट्रो जो बेंजीन है ना ऊपर, वैसा ही किसको कंसिडर कर सकते हैं, पिरिडीन ऑक्साइड को। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है ना, पिरिडीन ऑक्साइड। दिख रहा है पिरिडीन ऑक्साइड, हाँ सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो NO2 है और ये NO है, इतना तो। अब मुझे बताओ, अगर नाइट्रोबेंजीन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आता है? 1 पे, 3 पे, 2 पे। 3 पे, 2 पे। 2 पे आता है, ये सबको पता है ना। ठीक है, मेटा डायरेक्टर होता है NO2, तो यहाँ भी कहाँ आएगा, 2 पे आएगा। बोलो। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। आ गया आंसर। नहीं आया? आ गया सर। लेकिन एक दिक्कत है इसमें,
यहाँ पे इस कंपाउंड के जगह ये ले लेते हैं अगर पिरिडीन, तो भी रेट यही होगा क्या? बोलो। अगर ये पिरिडीन होता तो भी रेट यही होता क्या? इन तीनों कंपाउंड का तो रेट पे आ भी चुका है ना क्वेश्चन स्टार्टिंग में, जिसमें ये बताया था कि 5 मेंबर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मेंबर 6 इलेक्ट्रॉन, बताया था ऐसा। हाँ सर। और किसी को याद है बेंजीन और पिरिडीन में किसका रेट ज्यादा था? बेंजीन। बेंजीन बेंजीन का। तो रेट तो यही है, ठीक है ना। तो इसमें एक करेक्शन यही है कि जो मैं पहले ले लिया था कंपाउंड ना, उसके जगह मैं पिरिडीन लूंगा, ठीक है। तो अभी उसको हम दूसरे तरीके से क्रॉस चेक करेंगे, बट वो पिरिडीन ऑक्साइड नहीं है, वो क्या है? पिरिडीन है, और नंबर वही होगा। अब कौन से नंबर पे आएगा? 2 पे ही आएगा, समझा? हाँ सर। तो हमारे पास पिरिडीन ऑक्साइड का नहीं आ पाया, लेकिन इसका तो आ गया, इसका आ गया, ठीक है। अब ना इसमें आपको ऑर्थो पैरा वाला लॉजिक लगा सकते हो, ना ही मेटा डायरेक्टर वाला लॉजिक लगा सकते हो। 2 के तो आंसर आ गए। अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरे पे कैसे आंसर आएगा? तो देखो, थर्ड क्वेश्चन के लिए ना 1 2 पोजीशन हम लोग यूज कर चुके हैं ना। यही 3 कंपाउंड आएंगे ऑर्गेनिक में अगर जब भी आते हैं। नॉर्मल वाले तो आपको पता है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, विड्रॉइंग होंगे, या फिर थर्ड केस का होगा। बट ये 3 कंपाउंड जो है ना काफी कॉमन है, और यही 3 कंपाउंड है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो बचा पोजीशन वो थर्ड है ना, थर्ड पे हो जाता है। ये तो आंसर आने के तरीके हो गए। अब हम लोग कन्वेंशनल तरीका भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बताऊं या कर लोगे तुम लोग? आंसर तो आ चुका है, क्यों? सर कर लेंगे। पक्का? हाँ सर। सर 34 का बता सकते हो एक बार? 34 का मैंने बताया, चलो 34 का ही बता देता हूँ, ठीक है। 34 में कोई ट्रिक नहीं काम किया ना, तो ऐसे इसी का बता देता हूँ। देखो, NO2 लगा के देखते हैं। NO2 कहाँ लगा के देखे बताओ? 1 पे लगा के देखते हैं, ठीक है। हाँ सर। या फिर 2 पे लगा के देखते हैं, या 3 पे लगा के देखते हैं। किसी भी पोजीशन पे लगा के देख सकते हैं। लेट्स से अगर हम 3 पे ही लगा के देखते हैं, स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है, स्टेबिलिटी तो चेक करनी है। देखो 3 पे जब मैं इसको लगाऊंगा तो मुझे बताओ कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? हमारे पास NO2 प्लस है ना, NO2 प्लस ही लगा देता हूँ। कार्बोकेटाइन जल्दी बताओ कहाँ बनेगा? 2 पे। 2 पे बनेगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा? नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में है। यस यस सर। इसके साथ रेजोनेंस में है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, और ये इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। बोलो, ये पॉजिटिव यहाँ आया और पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा ना। डायरेक्ट कर दो ये वाला। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबको समझ आया है? यस हाँ सर। नाइट्रोजन पे स्टिल पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज क्या है? लोकलाइज है या डीलोकलाइज? सर डीलोकलाइज है। लोकल है।
Localized. लोग लोकलाइज चार्ज है, ठीक है ना। ये वाला डिलोकलाइज था, नाइट्रोजन वाला तो लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज। ये हो गई 3 पे लगाने से, बढ़िया स्टेबल हो गया, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव चार्ज तो कम हो गया ना। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाए हैं, इसमें स्टेबिलिटी आपको ज्यादा दिख रहे हैं। आप देखो ज्यादा कैसे दिखेगा, दूसरा वाला बनाएंगे तभी दिखेगा क्या। जब तक दूसरा नहीं बनाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा। तो सपोज अगर हम दूसरा किसी पोजीशन पे ऐड करते हैं तो क्या ऐसी स्टेबिलिटी मिलेगी। जैसे सपोज अगर 2 पे ऐड करके देखते हैं, ठीक है। 2 पे अगर हम ऐड कर लिए, मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बनेगा। 3 3 पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ आएगा, यस राइट। ये पॉजिटिव चार्ज Yes. रेजोनेंस करके यहाँ चला जाएगा। यस हाँ सर। अब बताओ स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है क्या। ये जो आपको कंपाउंड मिला है ये वाला, ये तो तभी बनेगा ना जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता हो। ये तो क्रॉस कर गया ना इसको, देखो इसका नेगेटिव चार्ज तो अभी भी रहा है स्टिल, बोलो। हाँ सर। तो ऐसा पोजीशन ना तो हमें 1 पे अटैक करने से होगा और ना ही 2 पे, ये 3 पे ही करने से होगा ना। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिला है ये 3 के अटैक से ही मिलेगा ना। Yes. सभी को समझ आया। यस तो बस यही तरीका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी लिख देता हूँ मैं। कंपाउंड कैसा दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। ये आपका यहाँ पे नाइट्रेशन आ जाएगा। अच्छा यही तरीका किस में करोगे, ऊपर के भी दोनों क्वेश्चन में। वैसे तो मैं ट्रिक तो बता ही दिया कि आप इससे कंपैरिजन कर लेना हमेशा, ठीक है ना। इसमें फायदा ये भी है कि मान के चलो ये वाला लॉजिक भूल जाते हो, ठीक है ना, क्योंकि काफी टिपिकल कंपाउंड है पायरोल, बेंजीन और पिरिडीन। हो सकता है कि आप इसके ऑर्डर भूल जाते हो ESR के, तो कहीं ना कहीं इसके तो कभी नहीं भूलोगे ना, ऊपर वाले के। तो उससे कंपैरिजन करके आप पिरिडीन और पायरोल के हमेशा हमेशा के लिए आपको पोजीशन याद रहेगा, ठीक है ना। बोलो Yes, याद sir. रहेगा। हाँ हाँ, sir. तो इसमें आप देखोगे तो ऑर्थो वाला पोजीशन है और इसमें देखोगे तो मेटा वाला पोजीशन है, जबकि दोनों नाइट्रोजन ही है, दोनों बेंजीन का ही, ये रिंग का ही पार्ट है। एक में ऑर्थो हो रहा है, एक में मेटा हो रहा है। उसको आप इससे कंपेरिजन कर सकते हो। बाकी जो मैंने लॉजिक बताया वही है। आप सब पे 1 पे अटैक करके, 2 पे अटैक करके क्या कर लोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ये कंपेरिजन कर लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें एक टर्म आता है एरोमेटिक कंपाउंड में, हम बेंजीन को जनरली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकते, एक स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे एक टर्म आएगा एरीन। अरीन जानते हो ना क्या होता है, अरीन्स, द हाइड्रोकार्बन, the hydrocarbon which consider which consider
both aromatic as well as aliphatic. Is known as arenes. ठीक है, अरेंज वर्ड समझ में आ रहा? यस। अब देखो, जो अरेंज कंपाउंड होते हैं ना, they can show the properties of both aliphatic as well as aromatic hydrocarbon. नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, they can show properties of aliphatic as well as aromatic compound. Best way to explain this point is toluene. When toluene reacts with Cl2 AlCl3, what is the product? बोलो, ये कौन सा रिएक्शन है? Halogenation, pyrophenols. ये सार है ना, क्लोरीनेशन, यही होगा ना? यस। हाँ ये सर। रिएक्शन आप जानते हो, ये सार है। अगर इसमें हम if we treat Cl2 in presence of light, H mu, sunlight, ये वाला रिएक्शन आपके लिए नोन नहीं है, ये वाला मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये जो CH2 है, ठीक है, ये जो CH2 CH3 है, इसके H रिप्लेस होते हैं Cl से, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और एल्केन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे बेंजीन के हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए, बेंजीन के नाइट्रोजन रिप्लेस नहीं हुए। तो ऊपर वाला किसका रिएक्शन है? यस सर। एरोमेटिक कंपाउंड का। और ये किसका? एलिफेटिक का है, इसको बोलते हैं एरीन। समझा? नहीं समझा? यस सर। ये टॉलिन है। ऐसा एक और एग्जांपल हो सकता है स्टाइरीन, ठीक है ना, मैं कॉमन नेम इसलिए लिख रहा हूँ बार बार। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है स्टाइरीन। ये भी दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। अगर हम Br2Fe ले लें, ये वाला रिएक्शन आपको आता है? बोलो, ऊपर वाला तो आता है ना? क्या होगा प्रोडक्ट बताओ? पैरा पे ब्रोमीन हो जाए। पैरा पे ब्रोमीन आ गया। और ये वाला जो रिएक्शन है वो इसका नाम क्या है? ESR। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट वाला रिएक्शन तो आप नहीं जानते हो, नेक्स्ट वाला रिएक्शन तो अभी पढ़े नहीं है क्या? तो डेफिनेटली नेक्स्ट वाला रिएक्शन किस पे होगा? बेंजीन पे तो नहीं होगा, जो बाहर डबल बॉन्ड है ना उस पे हो जाता है। ये रिएक्शन देख के बताओ, ये एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है? एडिशन। Addition. तो एक चैप्टर है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एल्कीन एल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ये, ठीक है ना। जैसे बेंजीन कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, ESR है, वैसा ही इसका EAR है। तो ऐसे कंपाउंड को एरीन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना, समझा? तो ये दो Yes, sir. ये दो जो रिएक्शंस हैं अभी हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है ना, ये दो रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे। बट आप एरीन तो समझ गए। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। हेलो सर। बोलो। सर आपने एक ऐसा क्वेश्चन में बताया था कि जो ऐसा एफ वगैरह रहते हैं, छोटे ग्रुप्स रहते हैं, तो इसके सारे ना वो ऑर्थो पे लग जाते हैं। जब ऑर्थो और पैरा में ऑर्थो जनरल होता है, तो सर CH3 भी तो छोटा ग्रुप है ना, तो उसमें भी ऑर्थो में भी लग सकता है ना, पैरा में क्यों जाता है? हाँ लेकिन इस कंपाउंड के लिए नहीं है ना, ठीक है ना यार, तुम ऑर्थो में लगा लो। मेरा क्वेश्चन ESR है, ये तो समझ में आ गया ना। हाँ सर, नहीं वो बहुत सारे क्वेश्चन में से वो मतलब ऑर्थो पे लगाया होता है तो कंफ्यूज हो। हाँ तो ऑर्थो पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी हमारा वो डिस्कशन है ही नहीं ऑर्थो पे बनेगा या पैरा पे बनेगा, दोनों बना सकते हो, मेजर माइनर थोड़ी ना पूछ रहा हूँ मैं। वो एक्सपेरिमेंटली आता है कि ऑर्थो बनेगा पैरा बनेगा, बहुत सारे फैक्टर है, मैंने बताया तो था कितने सारे फैक्टर होते हैं ऑर्थो पैरा रेशियो के लिए। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, टेम्परेचर होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, बहुत सारी फैक्टर है। जनरली पैरा मेजर होता है, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और ऑर्थो जहाँ मेजर हुआ है वहां बताया हूँ। ओके। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ अरीन, इसमें लाइन लिखेंगे व्हेन अरीन treated with strong oxidizing agent like acidic KMNO4। KMNO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 क्या, Na2Cr2O7 इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, then generally it give benzoic acid। मैं बात कर रहा हूँ जैसे टॉलिन ही ले लें, इसमें हम लोग अगर ले लेते हैं KMNO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, हीट भी करते हैं इसको, तो यहाँ पे जो मिलता है वो एक तो पक्का पक्का क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस पोजीशन पे जहाँ CH3 है ना, वहां पे क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से जनरली बेंजोइक कंपाउंड बनते हैं,
बेंजोइक एसिड बनते हैं। ठीक है, दूसरा साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा? Mn+2 बन रहा होगा। ठीक है, बोलो। Yes, sir. अगर आप इसकी मैकेनिज्म जानना चाहते हो तो मैकेनिज्म के लिए मैं बस इतना बता सकता हूँ आपको, ये जो टोलिन है इसमें ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट? तो अगर इसको 3 टाइम्स ऑक्सीडाइज कराया जाए तो ये जो 3 हाइड्रोजन है इसी को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। क्या हम ऐसा ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं तीनों हाइड्रोजन को? क्या ऐसा समझ सकते हैं इन तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर दिया? बोलो। Yes, sir. तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इस पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अगर वो हाइड्रोजन होगा वही ऑक्सीडाइज होकर OH बनेगा ना। हमारे पास अभी 3 था, वैसे 3 की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक भी होगा तो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे। दिस हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। जानते हो आप इसको? बोलो। Yes, sir. यस सर। अल्फा हाइड्रोजन, तो हमारे लिए अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन में हम अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन होगा हम बेंजोइक एसिड बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब बताओ, एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप है, क्या ये स्टेबल कंपाउंड होगा? नहीं। यहाँ से क्या होने वाला है? बोलो। एक कार्बन पे एक OH है, मतलब H क्या है उसके? एसिड है, और दूसरा क्या है? OH है, तो वो बेस हो जाएगा। बोलो। यस। एसिड बेस रिएक्शन होके वाटर निकलेगा। Yes, sir. ड्यू टू यस। रिमूवल ऑफ वाटर क्या मिल जाएगा? Benzoic acid. बेंजोइक एसिड। सभी को समझ आया? हाँ, sir. तो इस तरह से बेंजोइक एसिड बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बेंजोइक एसिड बन जाते हैं। तो बस यही था इसमें, मैकेनिज्म कुछ खास नहीं है इसकी। आपको क्वेश्चन अभी बहुत कराएंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इथाइल बेंजीन। ठीक है, आपको साइड प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना। ठीक है ना, आपको बस इतना देखना है कि KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, साथ में हीट भी दिया हुआ, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना। बता दोगे? ये कितना बड़ा भी चेन हो जाए, ठीक है ना, प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? ऊपर में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। बोलो। हाँ सर।
नीचे में भी वही कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रोडक्ट होगा। अब देखो ऊपर में हमारे पास क्या था, CH2 एंड CH3 था। अब ये CH2 तो क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। दूसरा वाला साइड प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि जरूरत नहीं है। दूसरा वाला CO2 बनता है इसमें, मतलब एक कार्बन जो है ना CO2 बन गया। ये साइड प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसा ही आपके पास वो एक अल्फा H अगर होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। और बाकी साइड प्रोडक्ट सब बहुत चीज बनते हैं, लेकिन वो कभी पूछता नहीं है और वो जानना भी जरूरी नहीं। ठीक है, इस तरह से चीजें बनती है, समझ रहे हो। ये सब साइड प्रोडक्ट है। वापस से लैंग्वेज पे आते हैं। When arene treated with a strong oxidizing agent like acidic KMnO4, K2Cr2O7, then generally it give benzoic acid। ठीक है, हर बार बेंजोइक एसिड ही बनेगा। समझा, ये चेन कितना बड़ा भी हो, साइड प्रोडक्ट ही चेंज होगा ना, मेन प्रोडक्ट तो हमेशा क्या रहेगा, बेंजीन एसिड, बेंजोइक एसिड। अगर हम स्टायरीन ले लें, यहाँ भी वही है, KMnO4, एसिडिक मीडियम एंड हीट। यहाँ भी क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड ही बनेगा। यहाँ भी वही बेंजोइक एसिड ही बनेगा। यहाँ बताओ, यहाँ क्या बनने वाला, क्या बनेगा भाई 6 में। Dibenzoic acid. हाँ, सिक्स में क्या बनेगा, डाइबेंजोइक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। 7th में यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना, ये सबको समझ आया कैसे बना, बोलो। Yes, sir. यस सर। दिस इज नोन एज टेरिथैलिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम। ठीक है, जब हम लोग पॉलीमर पढ़ रहे होंगे ना, तो इसी कंपाउंड से क्या बनता है, पॉलीईस्टर। पॉलिस्टर का नाम सुना है? हाँ सर। उसके हाँ लिए सर। ये मोनोमर है। ठीक है, इससे हम लोग टेरिथैलिक एसिड से टेरिथैलिक एस्टर बना लेंगे। और जो
पॉलिएस्टर के नाम से भी जानता है, और पॉलिएस्टर। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? यही बनेंगे ना? हाँ सर। इसका Yes, नाम sir. क्या है? 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक अरे एसिड। कॉमन नेम यार, कॉमन नेम। ये कंपाउंड में कॉमन नेम नहीं पढ़े हो तुम लोग? थैलिक एसिड, ठीक है। अभी बताया हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी ये कंपाउंड आएगा कॉमन नेम पूछूंगा जरूर, ठीक है। बता दोगे हाँ ना? सर। तो कॉमन नेम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें भी वही चीजें हैं, क्या प्रोडक्ट बनेंगे? benzoic acid, बेंजोइक एसिड। सभी को समझ में तो आ रहा ना? हाँ सर। बेंजोइक एसिड ही बनेंगे। सर वो 7th वाले का नाम क्या है? थैलिक एसिड। ऊपर वाला है टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड। नेक्स्ट बताओ, क्या यहाँ पे बेंजोइक एसिड बनेंगे? नहीं। क्यों नहीं बना इसमें? अल्फा नो हाइड्रोजन नहीं। अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों चाहिए? वहां पे एक हाइड्रोजन चाहिए। सर वो एसिड को रिप्लेस करने से। क्या? सर वो एसिड बेस रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए। एक हाइड्रोजन होगा नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, ठीक है ना? तो पक्का पक्का बाकी सारे चीज साइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते होंगे। हमें तो बेंजोइक एसिड बनेगा कि नहीं, बस इतना। इसमें बताओ, लिख लो, गिवन कंपाउंड डज नॉट कंसिस्ट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। या बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट में इसमें भी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। हाँ सर। ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन समझते हो ना, इसको बोलते हैं। ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन चाहिए हमें, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट में बताओ। इसमें क्या बनेगा? थैलिक एसिड। हम्म,
वेरी गुड। 12 में क्या बनेंगे? benzoic acid, ठीक है, ये दोनों पे अल्फा पोजीशन है, ये देखो अल्फा हाइड्रोजन बस चाहिए। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉमन नेम बता दो। phthalic acid, ठीक है, तो ये बार बार आएगा कंपाउंड, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्लास में हम इसके रिएक्शन भी देखे थे कि क्या थैलिक एनहाइड्राइड था कहीं? फर्स्ट क्लास में इसके रिएक्शन नहीं देखे थे? बोलो। ये कंपाउंड का क्या नाम होगा? थैलिक एनहाइड्राइड है ना? नेक्स्ट, benzoic acid, इसमें हम लोग यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो क्या बन जाएगा? देखो ये जो है ना, ये तो ये हाइड्रोजन जो है ये बन गया क्या? COOH। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट कैसे रहेगा? वैसे ही छोड़ दें क्या? ऐसा बना सकते हैं क्या? बोलो। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों ओर क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, बट कौन सा ब्रेकेज होगा ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये ब्रेक नहीं कर सकते ना, तो इस सब क्वेश्चन में केवल आपको सर वो वाला तो नहीं इम्पोर्टेंस ऑफ क्या, ऊपर वाला। कौन सा 11? नहीं 12 नहीं, वो ऊपर वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक कर सकते। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना वहाँ पे, जहाँ अल्फा हाइड्रोजन होता है वहां पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ सर। नहीं है? हाँ सर क्या होता है? नहीं है ना? अरे अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, नहीं सर। क्या यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? नहीं। तो इसलिए यहाँ बना है। नेक्स्ट, सर वो 12 बार नहीं समझे। क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। क्या यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा? नहीं। क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ। क्या यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? हाँ। बना दिया। सर वो ऊपर वाला COH क्यों बना है? वही तो बोला कि ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ठीक है,
ये बॉन्ड ब्रेक होने से ये COH बना ना। हाँ सर। तो दूसरा साइड वाला जब ब्रेक होगा तो वो भी COH बना लेगा कि नहीं। दो COH तो हर जगह बन रहे हैं ना, यहाँ भी बन रहा है, नहीं बन रहे हैं। सर वो समझ नहीं रहा। दो COH नहीं दिख रहे तुम्हें। हाँ सर देख रहे हैं। हाँ तो दो COH यहाँ भी है। यहाँ पे अल्फा H था इसलिए COH यहाँ बना इसमें, वहां पे अल्फा H नहीं है इसलिए COH वहां नहीं बन रहा। समझा। हाँ सर। ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा नहीं कभी, ठीक है ना। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन ही चाहिए। ठीक है, हटा दूं ये क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो इतना काफी है तुम लोगों के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ Yes, सर। sir. उसके लेवल के उसके ऊपर के क्वेश्चन तुम लोग समझ नहीं पाओगे तो रहने दो। इसमें KMnO4 वाला तो समझ में आ गया। एक दो ऑक्सीडेशन रिएजेंट और यूज होते हैं, उसको भी ले लेते हैं। यहाँ पे V2O5 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो कैसा बनेगा, थैलिक एसिड बन जाएंगे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थैलिक एसिड बनेंगे। हाँ सर। लेकिन ये थोड़े से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है KMnO4 से, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी होगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो एक चीज यहाँ पे होने वाला है, और वो क्या होने वाला है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो थैलिक एसिड से क्या बन जाएगा, Phthalic anhydride. यहाँ से, समझा। थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये आपका क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो होते ही हैं, ये स्ट्रॉन्ग है। इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और टेम्परेचर अगर ज्यादा लोगे, ठीक है, तो इवन बेंजीन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। अब तक देखो बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं किए थे, राइट। अब तक हम लोग बेंजीन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज नहीं किए थे, लेकिन अगर V2O5 एंड हीट लेते हो तो इवन बेंजीन भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, एंड यू विल गेट मैलिक एनहाइड्राइड। This compound is known as
मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। यस सर। देखो समझने के लिए, देखो ये इन सब की मैकेनिज्म कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब है, इन सब की मैकेनिज्म कुछ नहीं है। आप इसको केवल ट्रिक से थोड़े बहुत समझ सकते हो। अब इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार में समझ जाना। देखो ये इस तरह से, यहाँ से इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, और दोनों साइड, तो ये देखो यहाँ इनसे क्या जुड़ जाएगा, इस साइड वाला जो पार्ट है, यहाँ से जब मैंने ब्रेक किया तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा सिमेट्रिकल, ये तो यहाँ से मिल गया, यस। ठीक है। अब इस पॉइंट पे ऐसे करके मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेक किया तो ये वाला पार्ट, ये COOH मिल जाएंगे। क्या ये समझ आया? दूसरा साइड जो है ना वो बाय प्रोडक्ट में चला गया। बोलो नेक्स्ट क्या किए होंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकलेगा। बोलो यस यस सर। सर। इस तरह से बन जाता। बट ये सब बहुत ज्यादा नहीं आता, ठीक है ना। इन सब के लिए आपने देखा होगा अभी तक बुकलेट, मॉड्यूल बनाए होंगे, कितने क्वेश्चन मिले हैं? एक दो क्वेश्चन ही है ना इस पे, ये जो चैप्टर चल रहा है ये ऑक्सीडेशन पे। हाँ सर। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, आपको बस इतना समझना है कि अल्फा H होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, ये सब कभी नहीं आया, ठीक है। P2O5 का भी एक जगह यूज है तो मैंने जस्ट बता दिया। अब जब इतना पढ़े हैं तो इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शंस है, ठीक है ना। इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन है जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इसमें आप अब तक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे थे, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले रहे थे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। अब थोड़े से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं यहाँ, CrO2Cl, ठीक है। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और ये जो KMnO4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, यस सर। ठीक है। मैंने लिखा भी है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है ना वो एसिड ही बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो देखो मान के चलो कोई अल्कोहल है, ठीक। अगर उसको ऑक्सीडाइज करे तो पहले वो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। इसको फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो ये इसके सीक्वेंस होते हैं। मतलब अचानक से कोई अल्कोहल जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना होगा,
समझा सब लोग? yes sir. RCOOH हमने कुछ नहीं किया, देखो H जो है ना इसमें O को इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सीक्वेंस समझो कि कोई अल्कोहल पहले क्या बनाया, एल्डिहाइड, फिर क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड पे प्रोडक्ट रुक जाएगा, बोलो। yes यस सर। तो जब आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो अल्कोहल जो है कहाँ रुक जाएगा, एल्डिहाइड पे। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये बात सबको समझ आई? यस yes सर। yes तो sir. इसी चीज का यूज कर लेंगे वहां पे। दो रिएक्शन है। अच्छा, मैंने गटरमैन कोच रिएक्शन बताया था क्या? यस सर। हाँ सर ये बहुत कॉमन रिएक्शन नहीं है, जस्ट एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों। अच्छा, गटरमैन कोच रिएक्शन जो बताया था, प्रोडक्ट तो अभी भी सबको याद होगा, मैंने ट्रिक बताया था वहां पे। सर OCH OCH यहाँ भी प्रोडक्ट वही बनता है, यहाँ भी प्रोडक्ट वही बना। देख रहे हो, नाम अलग है, मैकेनिज्म अलग है, प्रोडक्ट सेम है। समझा कि नहीं? yes sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO2Cl, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन, ये हमारा इस इटार्ड रिएक्शन के लिए समझने के लिए था, ठीक है। अब आपको इटार्ड और गटरमैन दो नेम रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़े, जिसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। बाकी ESR में 5 रिएक्शन थे, ठीक है। क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। अपार्ट फ्रॉम these 5 reactions, इटार्ड एंड गैटरमैन, Gatorman ठीक है ना। ये दोनों जो है ना नेम रिएक्शन, ये जस्ट एनसीईआरटी में गिवन है, जस्ट एक बार, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना। बट आइडिया रहना चाहिए। सपोज कहीं पे IIT एडवांस में मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, और एक साइड रिएक्शंस लिखे हैं और दूसरे साइड नेम लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें एक इटार्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एक आपका गैटरमैन कोच रिएक्शन लिखा हुआ है, एक फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, एक साइड सल्फोनेशन रिएक्शन लिखा हुआ है। ऐसे 4 ऑप्शन बन गए, मैच कर लोगे? रिएक्शन देख के हाँ नेम, सर हाँ सर तो उस तरह से कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए। बट आपको ऐसे जगह बताए जहां पे आपको याद रखने में बहुत परेशानी नहीं होगी। गटरमैन हम लोग कहाँ बता दिए, जस्ट लाइक फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। yes यस सर और इटार्ड रिएक्शन हम लोग वहां पढ़ लिए जहां ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे, और ऑक्सीडेशन में पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, उसके बाद वेरी वेरी ऑक्सीडाइजिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना चाहिए इसको, ठीक है। ये आपका वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जहां पे आपने देखा इवन बेंजीन भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। लेकिन ये बहुत रेयर होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हो पाएगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। बट ऊपर वाला जो है ना अल्फा H वाला, वो बस पता होना चाहिए, कहीं पे एक आध स्टेप यूज कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन।
अब अगर किसी को डाउट है तो पूछो, अभी तक जो भी पढ़ाया मैं, ये चैप्टर खत्म हो रहे हैं। अच्छा, तुम लोग ने वो देख लिया, डिमेरिट्स ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन? हाँ समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक, तो एक दो नए रिएक्शन भी बताता हूँ इसमें। ये सब चैप्टर के एंड में बता रहा हूँ इसलिए, चूंकि ये लिस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बस आपको नोटबुक में लिखना है, बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है? ये सब कभी पूछा नहीं जाता आज तक, 40 साल में नहीं पूछा है, आगे भी नहीं पूछेगा, ठीक है? बट कॉपी में लिख लो, ठीक है? दिखने में अच्छा लगता है इसलिए कॉपी में ये दिखेगा तो अच्छा दिखेगा, ठीक है ना? लिख लोगे ना? यस सर। ये सब बस कॉपी में अच्छा दिखने के लिए है। कंडेंसेशन साथ में लिखो भी, इसमें कोई बहुत मुश्किल मैकेनिज्म नहीं है, आप साथ में नोट भी कर सकते हो। ऊपर वाले कंपाउंड के नेम बताने की जरूरत नहीं है ना? क्लोरोबेंजीन है ना, 2 क्लोरोबेंजीन लिया और 1 क्लोरल लिया, ठीक है? और इसको हीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। डू यू थिंक कॉन्क H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से भी वाटर निकलेगा। यस सर। यस। और प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो जरा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे सी, ये सी है और इन दोनों के बीच ये बॉन्ड बना। यस। इस कंपाउंड का नाम पता है किसी को? सिर्फ वाटर निकालें, ठीक है? इस कंपाउंड का नाम है DDT। DDT का नाम सुने हो कभी? हाँ सर। क्या डाई होता है? डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो ऐसा कुछ है। हम्म, तो सुने हो ना, वो ऐसे बनता है। वो बनता कैसे है ये पता था क्या? नहीं। पेस्टिसाइड होते हैं। हाँ, मतलब रिएक्शन कैसे बना वो यहाँ बताया कि हमें क्लोरोबेंजीन चाहिए और क्लोरल चाहिए, इसको डिहाइड्रेट कर देंगे, कंपाउंड बन जाएगा। तो जस्ट ये कभी पूछा गया नहीं है, बस आप नोट कर लो, ठीक है? बहुत मुश्किल तो नहीं है ना समझना? नहीं नहीं सर। सर। अच्छा, अगर बहुत मुश्किल नहीं है तो मैं एक और ऐसा ही सेम जॉनर के रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है? इस टेस्ट में भी ये सब चीज नहीं पूछा जाएगा ना, लेकिन चैप्टर एंड हो रहा है और इस चैप्टर के रिएक्शंस हैं, इसलिए इसको ले रहे हैं। अब हम लोग फिनॉल ले लिए हैं,
और यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड लेंगे। क्या लेने वाले हैं? थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर पता है सबको? यस सर। थैलिक एनहाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर था अभी अभी बताया था, हाँ सर। थैलिक एसिड से क्या बनता है? थैलिक एनहाइड्राइड, वाटर निकालने पे। तो चीजें इतनी बार आती है ना कि वो याद ही हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसका नाम मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा, थैलिक एनहाइड्राइड। ऊपर वाला का नाम लिखने की जरूरत तो नहीं है, फिनॉल है। यहाँ भी वही कहानी दोहराई जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिया गया होगा? कॉन्क H2SO4 एंड हीट। ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बोलो। हाँ सर। यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो तो बना लोगे, इसका नाम पता है किसी को क्या? हम्म, नहीं पता सर। अच्छा, तुम लोग लैब में इंडिकेटर वगैरह स्कूल में कभी प्रैक्टिकल किए हो? सर हाँ सर। लिटमस का किया था। तो फिनोप्थलीन देखे हो क्या? हाँ सर। वैसा ही कुछ ये वही कंपाउंड है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर तो कैसे बना है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ये कार्बन है, यहाँ से ये बॉन्ड बन रहा है जैसा लास्ट टाइम बना था। यस सर। And this compound is known as phenol phenolphthalein। फिनोल्फ्थलीन सुने हो ना? हाँ सर। यस सर। यही है, इंडिकेटर होता है ना शायद। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। बस, तो ये दो रिएक्शन थे और ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन इसलिए बोला गया कि वाटर निकालते हैं जिसमें, उस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये रिएक्शन यहाँ पे क्यों आया? एक्चुअल में ये भी ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, समझा? ये रिएक्शन भी जो है ना, कंडेंसेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी क्या है? ESR ही है, इसीलिए यहाँ आया। यस सर। बट ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नोट कर लिया हो तो ठीक है। सर एक नोट कर लो, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो रहा है, तुम लोगों को कैसा फील हो रहा है? सर उससे पहले एक ऐसे जनरल सवाल पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो पूछो, खत्म हो रहा है सर ना। ये कोई भी डाउट फिनॉल, है कोई भी डाउट है किसी को भी तो पूछो, हाँ बोलो। सर ये फिनोफ्थलीन वगैरह इन सब में एसआईआर नहीं लगता क्या कुछ भी, इतने बड़े बड़े कंपाउंड? ऐसा यार? हाँ सर, ऐसा मतलब बेंजीन वगैरह फिनॉल वगैरह लगा तो नहीं होगा? हाँ लगता होगा, ठीक है, लेकिन वो टेम्परेचर और प्रेशर ऐसा रखा होगा जिसपे ये एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें हो रही होगी, बट वो हमारे रडार के बाहर वाली चीजें है ना। यस हमें सर। तो इस लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे हमें तो ये पूछा जा सकता है कि डीडीटी बनाने के लिए आपके पास रिसोर्सेस क्या होना चाहिए, ठीक है ना। हमें इनके एग्जिस्टेंस पे सवाल है, बट वो एक एक्सपेरिमेंटली बनाया जाता होगा, ठीक है ना। सर डीडी आपके पास वो ये कॉमन नेम का कोई वीडियो है क्या? नहीं नहीं, कॉमन नेम के वीडियो की जरूरत नहीं है ना। एक्चुअल में कॉमन नेम की वीडियो की जरूरत इसलिए नहीं है कि रिएक्शन जब जब होगा, जैसे क्लोरल, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही यहाँ पे बस आया है, ये कई बार आएगा, ठीक है। ये थैलिक एनहाइड्राइड कम से कम 500 बार आएगा रिएक्शन में, एटलीस्ट। अभी 3-4 बार आ गया, बोलो। हाँ सर। यस एक सर। यहाँ आया, एक हम इसको बनाए वहां आया, ठीक है। एक पिछले दिन एंथ्रासीन बनाया था, याद है। हाँ यस सर। तो हाल फिलहाल में ये 3 बार आ गया, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, और कॉमन नेम कितने होते हैं वो भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन होते हैं, जिसके बारे में पूछा जा सकता है, वो हम लोग बार बार लिखेंगे जब जब उसके रिएक्शंस होंगे, ठीक है। यस। तो कॉमन नेम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे बेंजीन, ये इसका कॉमन नेम रटने की जरूरत है क्या? ये इतनी बार यूज होता है कि हमें याद हो जाता है। सिमिलरली ये फिनॉल इतनी बार यूज होता है, पता है आपको। टॉलिन पता है। तो जो चीजें फ्रिक्वेंट यूज होते हैं वो अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है ना। आपके लिए अभी नया है, ठीक है ना, 2-3 बार आया है, ऐसे 50 बार आएगा तो वो बेंजीन जैसा कॉमन हो जाएगा। समझ रहे हो सब? यस सर। तो बहुत परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट कोई और ऐसे कुछ सवाल उठ रहे हो मन में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है ना। ऐसे कोई भी सवाल उठ रहे हो मन में तो पूछो, कोई भी रैंडम। सर केक्यूले स्ट्रक्चर्स क्या होता है? बेंजीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, उसको केकुले स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको सल्फोनेशन रिएक्शन बताया गया है, ठीक है, और डीसल्फोनेशन भी बताया गया है, ठीक है। और डीसल्फोनेशन किस में होता है? वाटर के प्रेजेंस में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डीसल्फोनेशन रिएक्शन हुआ है, और जब डीसल्फोनेशन रिएक्शन होगा तो ये पोजीशन भी क्या हो गया? खाली हो गया। ये 2 के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। यस सर। चलो, तो इस तरह से मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूँ। आपका रिवीजन कितना है ये चेक हो रहा है। अच्छा, इसमें मैं बताया था ना व्हाइट पीपीटी होता है इसका। ठीक है, तो ये पॉली सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम लोग NH2 के लिए भी कर सकते हैं। ये भी बताया था ना NH2 के लिए। यस सर। तो NH2 के लिए भी अगर हमारे पास ये रिएक्शन होता, और NH2 केस में तो कोई भी मीडियम ले सकते हैं, यस और नो। यस सर। एनी एनी मीडिया, कुछ याद आ रहा? बताया था। यस सर। यहाँ पे भी वही व्हाइट पीपीटी बनेगा।
फिर ऊपर NH2 रहेगा ना white। वाटर ले लेते हैं जो कि डिसल्फोनेशन रिएक्शन करानी है, ठीक है। अगर सल्फोनेशन डिसल्फोनेशन करानी है तो हमें वाटर लेना पड़ेगा। बोलो। हाँ सर। और ये भी वाइट पीपीटी आ जाए, ये दोनों के लिए था। अच्छा, जिस तरह से डीसल्फोनेशन हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर COH होता, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और यहाँ भी वही ब्रोमीन वाटर, तो प्रोडक्ट पता है क्या बनने वाला है? यही बनने वाला है जो ऊपर बना है। सिर्फ बाय प्रोडक्ट में डिफरेंस होगा, हमें तो मेजर प्रोडक्ट से मतलब है। यहाँ पे क्या बाय प्रोडक्ट आ रहा होगा? SO3, राइट। यहाँ पे SO3 गैस बाहर निकल रहे होंगे और यहाँ क्या निकलेगा? CO2। समझा? हाँ सर। तो वही सेम रिएक्शन है, ठीक है। तो जिस तरह से डीसल्फोनेशन हो सकता है, उसी तरह से आगे चल के हम ये रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन। समझा? CO2 को निकालना है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना बता रहा हूँ कि सल्फोनिक एसिड की जगह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है तो उन सबको क्या कर देंगे? हटा के Br लगा देंगे। समझा? हाँ सर। यस सर। और ऐसा जो है OH के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए कॉमन बात है ना। यस सर। नोट कर लो। नोट हो गया तो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, और Br2 Fe लिया गया है 2 मोल, 2 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाना है। मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, हमेशा मेजर ही बनाते हैं ना। मेजर प्रोडक्ट बताना है। बताओ कौन सा मेजर होगा, A या B?
Which one A is वाला। major? ए वाला। क्यों? ए वाला क्यों मेजर होगा? NO2 मेटा डिटेक्टर है। मेजर तो बी है, इसका मतलब है कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है। मुझे बताओ, 2 BR एक साथ आता होगा या एक एक करके आता होगा? एक एक करके। तो पहला जब मोनोब्रोमिनेशन होगा, ठीक है, मोनोब्रोमिनेशन जब कराएंगे तो मुझे बताओ किस पोजीशन पे Br+ को लाऊं? मेटा। 1 2 मेटा 3, कहाँ लाऊं? 2। 2 2 पे। 2 पे। ये सबको क्लियर है? हाँ सर। ठीक, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। 2 पे हमने Br यस लगा सर। दिया। अब दूसरा ब्रोमिनेशन होगा, ठीक है, सेकेंड ब्रोमिनेशन होगा, तो कौन डिसाइड करेगा? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जब डिसाइड होगा तो किस पोजीशन पे आएगा? 1 पे या 3 पे? 3 पे। 3 पे। तो मेजर कौन होगा, ए या बी? बी। ये होगा। समझा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये चीज ऐसा तो नहीं है कि ये नया कुछ बता दिया अभी, ये तो पहले से पता है ना कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, नहीं पता है? और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, नहीं एक्टिवेटिंग तो नहीं, वीकली, वीकली क्या है? डीएक्टिवेटिंग। वीकली डीएक्टिवेटिंग है। या फिर ये कह लूं कि ये वाला क्या है, मेटा डायरेक्टर है, और ये वाला क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। जब आपके पास मेटा डायरेक्टर और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है तो कौन डिसाइड करता है? और तो पैरा। और तो ये सब आपको बताया गया, आपको उसको रिवाइज करना है। अगर मान चलो ये क्वेश्चन आ जाए तो पक्का गलत होता। आप तो यही बताते ना, और बाकी बच्चे भी यही बताते। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। वो आईआईटी जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये तो सबको पता है मेटा डायरेक्टर है, कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा तभी पूछा गया ना। ठीक है, तो लिख लो ये माइनर प्रोडक्ट है। तो इस सर तरह से बाकी क्वेश्चन, क्या? बाकी दो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस पोजीशन नहीं आएगा ना? कौन सा ए? ए माइनर क्यों है ये पूछ रहे हो? नहीं नहीं, ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वन और उसके पैरा पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाएगा ना। किसके पैरा पे, बीआर के? हाँ। स्टेरिक हिंड्रेंस भी है और साथ में -I भी है ना इसका। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण डू यू थिंक दिस पोजीशन इज हाईली हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? हाँ यस। रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन, यहाँ पे उतना विड्रॉइंग नहीं होगा। ठीक है, कई सारे रीजन होते हैं, एक रीजन नहीं होता। बट हमें अभी ऑप्शन जो है उस हिसाब से तो बी ही मेजर होगा। ठीक है, और होता भी है, रीजन वही है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है कई बार, स्टेरिक, हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस ही नहीं होता। ठीक है, मैंने कभी नहीं बोला कि स्टेरिक हिंड्रेंस ही रीजन, 4-5 रीजन। ठीक है, यस सर। तो ESR तो खत्म हो गया। ठीक है, और बेंजीन के सारे रिएक्शन हम लोग देख भी लिए। ठीक है, अब इस एरोमेटिसिटी में अगर कुछ बचा है
तो एक तो है प्रिपरेशन, ठीक है, जो इस टेस्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम एज अ चैप्टर बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, और ऑब्वियसली प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में ईएसआर तो नहीं होगा ना। अब तक जो चल रहा था वो क्या था, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है, इसलिए वो बेंजीन दिया होता था। अभी आपको बेंजीन फॉर्म करने हैं, ठीक है, तो ये वाले पार्ट में कोई भी रिएक्शन से बना सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन से ये बनेगा। अभी हमें क्या करना है, रिएक्शन वापस आना है, ठीक है। पहले बेंजीन दिया होता था, हम उसके रिएक्शन करते थे, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करते थे और उसका नाम था ईएसआर, ठीक है। अभी ईएसआर से ये नहीं बनेगा, ये डिफरेंट कोई भी रिएक्शन से बन सकता है बेंजीन, ठीक है ना। तो एक ये वाला पार्ट है जो ऑब्वियसली कभी भी रेलिवेंट नहीं होगा। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हम लोग तभी समझ पाएंगे, या किसी भी कंपाउंड की प्रिपरेशन तभी समझ पाएंगे जब ऑर्गेनिक पूरा खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? यस। किसी कंपाउंड की प्रिपरेशन तभी हो सकती है ना जब आपको सारे रिएक्शन आता हो, ठीक हाँ है। सर। तो इसीलिए किसी का भी प्रिपरेशन, जैसे चैप्टर जब भी आप मॉड्यूल खोलते होगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको यही टॉपिक दिया होता है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन दिया था। अगर किसी ने मॉड्यूल देखा होगा यस तो सर। स्टार्टिंग में यही दिया है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। उसको हम लोग स्किप करके पढ़ेंगे, ठीक है, हमेशा, ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हम लोग तभी समझ पाएंगे जब हमें सारे रिएक्शन आता हो। अभी अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ रटना पड़ेगा कि हाँ इससे ये बनता होगा, इसके रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो तो तभी होगा जब वो चैप्टर चल रहा होगा। जैसे अभी ये जो कंपाउंड बना, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड हम लोग सीख चुके हैं। ये कंपाउंड कैसे बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन लेंगे और दो इक्विवेलेंट क्या लेंगे, ब्रोमिनेशन, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो जो बनता है, ठीक है ना, उसके लिए जो ये रिएक्शन है वो ईएसआर है, और चूंकि ईएसआर से जो जो भी बनेगा वो सब हम बता पाएंगे। जैसे ईएसआर से ये फिनोप्थिलीन बना था, बता दिए कैसे बना, समझ रहे हो। ईएसआर से डीडीटी बना, हम लोग बता दिए। अब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ये प्रिपरेशन ऑफ क्या था, डीडीटी। मैं यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन से ये भी तो बोल सकता था कि प्रिपरेशन ऑफ क्या है, ये डीडीटी। बोलो, हाँ सर। कंडेंसेशन रिएक्शन बोलता है या प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी बोलता है, एक ही बात। तो प्रिपरेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे। सेकेंड पार्ट जो है इस चैप्टर का, उसका नाम है SNAR। SNAR वैसे तो किसी एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है, वैसे तो किसी एरोमेटिक कंपाउंड में जनरली जो अटैक करता है वो इलेक्ट्रोफाइल ही करता है, ठीक है, और इसका नाम था ESR। लेकिन ड्रास्टिकली कंडीशन न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, और उसका नाम है SNAR, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझा। और अगला जो चैप्टर चालू होने वाला है यस। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही चालू होने वाला है, और वो उस कंडीशन में होता है जब इस बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो। लाइक सपोज 2 NO2 यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, तो इस रिंग पे बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग गया, 2 NO2 लगा दिया, ठीक है, -M ग्रुप लगा दिए, तब जाके जो पोजीशन है, ठीक है ना, जैसे सपोज इस पोजीशन की बात करो, यहाँ पे मुझे Cl को रिप्लेस करना है, ठीक है, इस Cl को सपोज हमें किससे रिप्लेस करना है, NaOH मतलब OH से रिप्लेस करना है, तब ये Cl जो है ना रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH से। और ये तभी हुआ जब NO2 लगा हुआ था। NO2 क्या कर रहा होगा,
इसकी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे दोनों के, तो डू यू थिंक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेंगे इनके इनके वजह से, और इनके वजह से भी यही बनेंगे? बोलो। जब इन दोनों NO2 के वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा होगा। तो इस कार्बन पे बहुत ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। समझ पा रहे हो? यस। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके इस Cl को रिप्लेस करके OH ला सकता है, या कोई भी जनरल न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज SNAR, और वो हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चैप्टर चल रहा होगा। समझा? तो SNAR वाले क्वेश्चन भी इस चैप्टर में आते हैं, इस टेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन इसमें ये होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर रख दें। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर रख दे तो भी, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर रख दें तो भी क्लोरोबेंजीन से हम लोग क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं बना पाएंगे। अगर हमें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे NaOH लेके नहीं बना सकते, लेकिन हाई टेम्परेचर पे बना सकते हैं। ठीक है, और ये इसका नाम है डॉस प्रोसेस। ये प्रिपरेशन ऑफ क्या है, फिनॉल है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है फिनॉल, ये डॉस प्रोसेस कहलाता है। इंडस्ट्रियल मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए। ये रिएक्शन भी SNAR है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं वो बस बचा हुआ है। ठीक है, जो हम लोग अगला जो हमारा चैप्टर चालू होने वाला है उसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब तक चल रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट ESR। थैंक यू क्लास। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।